आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम तिलहन। तिलहन की पैदावार भारत के अंदर कहाँ कहाँ होती है और उसकी क्या क्या कंडीशन होती है। तो बच्चों देखते हैं कि हम खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है और यह 14% भाग पर, अर्थात भारत के बोए गए कुल क्षेत्र है उसमें 14% भाग पर तिलहन की खेती की जाती है। इसके द्वारा हम खाद्य तेल, ऐसा तेल जो खाने योग्य काम आता है, उसकी खेती करते हैं। अब इसके अंदर कौन सी फसल होती है बच्चों, देखिए मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत के अंतर्गत आने वाली तिलहन की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं कि ये कौन से क्षेत्र में पैदा की जाती है। मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क क्षेत्र, तेलंगाना व रायलसीमा क्षेत्र। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि मालवा पठार मध्य प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मराठवाड़ा महाराष्ट्र में, गुजरात राजस्थान के शुष्क क्षेत्र पश्चिमी जो भाग है, तेलंगाना राज्य के, और रायलसीमा क्षेत्र आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा है। यह लगभग शुष्क क्षेत्रों में ही तिलहन की कृषि की जाती है बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कौन सी फसल आती है बच्चों। पहला है हमारा मूंगफली। मूंगफली वैसे सामान्य तौर पर डायरेक्ट भी खाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह खाद्य तेल के रूप में प्रयोग की जाती है। आइए बच्चों देखते हैं कि देश के कुल शस्य क्षेत्र का, कुल बोए गए क्षेत्र का मात्र 3.6% भाग पर मूंगफली की पैदा की जाती है बच्चों। और विशेष रूप से गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो मूंगफली कहाँ होती है बच्चों, देखिए एक बार इस मैप के अंतर्गत, यह जो मैप है वो दिखा रहा है कि हमें मूंगफली कहाँ होती है। ठीक है बच्चों, तो मूंगफली के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि गुजरात का ये भाग, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना का ये हिस्सा बच्चों, इसके अंतर्गत ये गहन कृषि की जाती है, ये मेजर पार्ट है यहाँ पर। इसके अलावा इसके जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, साथ ही इसके उड़ीसा में यहाँ पर भी इसके माइनर जो क्षेत्र है या गौण जो क्षेत्र है वो यहाँ पर भी मूंगफली की पैदावार होती है। इसका मतलब है बच्चों की मुख्यतः मूंगफली है वो दक्षिणी राज्यों में पैदा होती है। ठीक है, इसके अलावा गुजरात का कुछ हिस्सा, हालांकि राजस्थान के दक्षिणी 1-2 जिलों में, मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों में भी मूंगफली की पैदावार की जाती है बच्चों। ठीक है, तो इस मानचित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि मूंगफली की पैदावार भारत में कहाँ कहाँ की जाती है बच्चों। इसके बाद देखते हैं दूसरा है हमारा तोरिया सरसों। ठीक है बच्चों, यह भी एक बड़ा वर्ग है, इसके अंतर्गत विभिन्न फसलें की जाती है। तोरिया सरसों के अंतर्गत इसमें राई, सरसों, तोरिया व तारामीरा शामिल किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यह उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि कैसे फसल है बच्चों, कि उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। और कहाँ होती है, भारत के मध्य व उत्तर पश्चिमी भाग में रबी की फसल के रूप में बोई जाती है। ठीक है बच्चों, यदि ये उष्ण कटिबंधीय फसल होती, बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात है, यदि एक उष्ण कटिबंधीय फसल होती तो ये मुख्य रूप से, विशेष रूप से उत्तर भारत में खरीफ फसल के रूप में बोई जाती, लेकिन ये उष्ण कटिबंधीय न होकर के ये उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसलिए यहाँ उत्तर भारत में रबी की फसल के रूप में यहाँ पर इसका कार्य किया जाता है। जहाँ 2.5% भाग पर जो बोया गया भाग है भारत का, उसके अंतर्गत तोरिया सरसों का जो क्षेत्र है वो आता है। इसमें कौन से स्थान है, यहाँ पर देखने वाली बात है बच्चों, राजस्थान इसमें प्रमुख स्थान रखता है। सर्वाधिक जो स्थान है सरसों तोरिया में वो राजस्थान में पैदा होती है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल व मध्य प्रदेश आदि आते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं अन्य तिलहन कौन से हैं। सोयाबीन तथा सूरजमुखी ये अन्य तिलहनों में शामिल किए जाते हैं। अब अन्य तिलहन में सोयाबीन की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सोयाबीन की जाती है। ठीक है बच्चों, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में। और यदि मैं बात करूं सूरजमुखी की तो सूरजमुखी राजस्थान, कर्नाटक वगैरह जो शुष्क क्षेत्र है उन क्षेत्रों में सूरजमुखी की खेती की जाती है। तो यहाँ पर हमने देखे बच्चों कि तोरिया सरसों और सोयाबीन और सूरजमुखी, हालांकि सोयाबीन और सूरजमुखी का इतना स्कोप भारत में नहीं है जितना मूंगफली और सरसों का है।
ठीक है बच्चों, आइए क्षेत्र देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसकी पैदावार की जाती है। इस मानचित्र के आधार पर हम विशिष्ट रूप से देख सकते हैं बच्चों कि ये राजस्थान, मुख्यतः ये फसल राजस्थान क्षेत्र में ही की जाती है। इसके अलावा इसके आसपास के क्षेत्र जैसे गुजरात है, कुछ पंजाब का, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ये आसपास लगे हुए जो राजस्थान के भाग है, मध्य प्रदेश का ये भाग है, यहाँ पर भी खेती की जाती है सरसों की। इसके अलावा ये हिस्सा और पश्चिम बंगाल का ये हिस्सा, यहाँ पर भी कम मात्रा में सरसों की पैदावार की जाती है। लेकिन ये मुख्य रूप से राजस्थान और पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान में इसकी पैदावार की जाती है बच्चों। ठीक है, तो मानचित्र के द्वारा हमने देखा, यह मानचित्र हमें हमारे जो मैप है, खाली मैप है, उनमें भी बनाने हैं, साथ ही बच्चों एटलस के अंदर भी हमें इसको देखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों कि रेशेदार फसल कौन सी होती है। हमने अभी तिलहन देखा बच्चों कि कहाँ कहाँ तेल निकालने अर्थात खाद्य तेल कौन कौन सी फसलों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों रेशेदार फसल। अब रेशेदार फसलों का क्या उपयोग होता है? इनका उपयोग कपड़ा बनाने, थैला बनाने, अन्य प्रकार के सजावटी सामान बनाने के लिए, बोरा बनाने, अन्य प्रकार के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए कौन कौन सी फसल इसमें शामिल की जाती है। पहला है बच्चों इसमें कपास। सर्वाधिक मात्रा में रेशेदार फसलों में कपास मुख्य फसल है। यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है बच्चों? उष्णकटिबंधीय फसल। ठीक है, तो जो अर्ध शुष्क भागों में इसे खरीफ ऋतु में बोई जाती है। छोटे रेशे वाली कपास को भारतीय कपास कहते हैं और लंबे रेशे वाली कपास को अमेरिकन कपास कहते हैं, और दोनों ही फसलें भारत में की जाती है। ठीक है बच्चों, तो भारतीय कपास और अमेरिकन कपास दोनों कपास की फसल भारत में उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भाग में जो अमेरिकन कपास है, पंजाब वाले क्षेत्र के या उसके आसपास वाले क्षेत्रों में अमेरिकन कपास है, उसको नरमा के नाम से बोला जाता है। कई बार छोटे प्रश्न में यह क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये याद करना है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अमेरिकन कपास को नरमा नाम दिया गया है, नरमा नाम से पुकारा जाता है। कुल बोए गए क्षेत्र में 4.7% भाग पर कपास बोया जाता है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो कपास है वो उसके अंतर्गत भारत का प्रमुख स्थान है। ठीक है बच्चों, प्रथम 5 में भारत आता है। चूंकि हम जानते हैं कि हर साल इनकी रैंकिंग चेंज होती रहती है, इसलिए प्रथम 5 में भारत कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे, कभी 5वें पे, इस तरीके से चेंजेज होता रहता है। और इसके अंतर्गत देखें तो हम ये पाते हैं बच्चों कि काली जो मिट्टी है भारत के अंदर जो काली मिट्टी है वो कपास के मुख्य उत्पादक क्षेत्र मानी जाती है। इसके बाद देखते हैं बच्चों जूट। यह बंगाल क्षेत्र में उगाया जाता है। आज़ादी से पहले जब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक हुआ करता था, उसको बंगाल क्षेत्र बोलते हैं बच्चों। तो आज़ादी के बाद बांग्लादेश जब अलग हुआ पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, तो बच्चों जूट का ज़्यादातर क्षेत्र बांग्लादेश के रूप में हमसे अलग हो गया, और कुछ मील जो जूट उत्पन्न करने के बाद जिन मिलों में वो जाता है, उन मील वो भारत में रह गई। इस कारण से जूट उत्पादक क्षेत्र भारत में बहुत ज़्यादा घट गया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रूप से किए गए प्रयासों के द्वारा भी आज भी भारत लगभग विश्व की 60% से ज़्यादा जूट उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, इसका प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। आइए देख लेते हैं कि इस मानचित्र में कि जूट का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है। यहाँ पर देखने से पता चल रहा है बच्चों कि बंगाल क्षेत्र में, साथ ही मेघालय, इसके आसपास बिहार का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जूट उत्पादन किया जाता है। यहाँ इसी के पास में यहाँ पर उड़ीसा में भी जूट उत्पन्न किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो दूसरे प्रकार के जो हमें दिखाई दे रहे हैं, यह है कॉटन अर्थात कपास उत्पादक क्षेत्र हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र है बच्चों, और यहाँ बहुत अच्छी प्रकार की कपास उत्पन्न की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर मैं बताऊँ बच्चों, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाला क्षेत्र, दक्षिण में ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र, यहाँ पे कोयम्बटूर के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी कपास उत्पन्न की जाती है। तो बच्चों कपास उत्पन्न करने के लिए यह भी देखा जाता है कि वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है, जल की उपलब्धता है कि नहीं।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि कपास उत्पन्न क्षेत्र और जूट उत्पन्न क्षेत्र भारत में कौन कौन से हैं। हमें ये मानचित्र खाली मैप में भी बनाना होगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि गन्ना की खेती कहाँ पर की जाती है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है और भारत का स्थान इसके अंतर्गत पहला या दूसरा आता है, ठीक है। कभी पहला आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है। ब्राज़ील के बाद विश्व में इसका स्थान दूसरा है। कुल बोए गए क्षेत्र में, भारत के जो कुल बोए गए क्षेत्र है उसमें 2.4 क्षेत्र में गन्ना बोया जाता है और विशेष रूप से दक्षिण भारत में इसकी उत्पादकता अधिक है। हालांकि बच्चों ये देखने को मिला है कि उत्तरी भारत, यूपी, बिहार और इसके आसपास के जो क्षेत्र है यहाँ पर गन्ने की उत्पादकता ज़्यादा थी पहले, और यहाँ पर ही जो चीनी उत्पादकता थी, गन्ना के बाद में क्या चीनी और गुड़ बनाए जाते हैं, इससे संबंधित दूसरे पदार्थ बनाए जाते हैं बच्चों। तो चीनी उत्पादकता उत्तर भारत में, यूपी और बिहार और इसके आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा देखी गई। लेकिन समय के साथ में जैसे जैसे हमने इस पर काम किया, दक्षिण भारत में, यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि दक्षिण भारत में शुगर केन यानी गन्ना का उत्पादन बढ़ता गया और चीनी उत्पादकता भी दक्षिण भारत में ज़्यादा आई, ठीक है बच्चों। तो इस मानचित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि पूरा यूपी, इसके आसपास का क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात का ये हिस्सा और इसके अलावा ये महाराष्ट्र और ये पूरी पट्टी यहाँ पर आंध्र प्रदेश का ये तटीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में गन्ना उत्पादित किया जाता है। और लगातार रूप से हमें ये देखने को मिल रहा है बच्चों, लगातार रूप से कि दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं या दक्षिण भारतीय जो क्षेत्र हैं यहाँ पर गन्ना की उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। साथ ही जो चीनी की जो मिलें, नई नई चीनी की मिलें जो स्थापित हो रही है, इन वजह से जो चीनी उत्पादन में भी दक्षिण भारत अग्रणी होता जा रहा है, क्योंकि उत्तरी भारत में यहाँ चीनी की मिलें पुरानी हो चुकी है। साथ ही गन्ने में जो मिठास है या जो रस होता है वो भी उत्तर भारत में लगातार रूप से कम पाया जाता है बजाय के दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर और भी कई सारे कारण हैं। देखा जाए तो दक्षिण भारत लगातार रूप से चीनी उत्पादकता में या फिर गन्ना उत्पादकता में उत्तर भारत से आगे बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ये मानचित्र हमें देखना है, इसको बनाना है। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि चाय के अंतर्गत भारत की क्या स्थिति है और ये कहाँ कहाँ पैदा होती है। चाय एक रोपण कृषि है जो उष्ण या उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्र में होती है। तो इसमें कौन कौन सी बात है। पहले तो रोपण कृषि। रोपण कृषि से क्या अर्थ है बच्चों। रोपण कृषि उस प्रकार की कृषि होती है बच्चों जो कि मध्यकालीन या औपनिवेशिक काल में विदेशों से आई हुई एक फसल है जो कि व्यापारिक रूप से उगाई जाती है, ठीक है बच्चों। व्यापारिक रूप से उगाई जाती है और विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ही उगाई जाती है और इससे आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है। तो औपनिवेशिक समय में यानी कि हमारे जो अंग्रेजों का काल था उस समय पर ये फसल हमारे भारत में लाई गई थी और चूंकि वो व्यापार करने के लिए आए थे भारत में और लाभ कमाने के लिए आए थे, तो इस फसल से यहाँ पर इनको भारी मात्रा में लाभ हुआ। विदेशों में चाय भेजी गई और उससे उन्हें लाभ प्राप्त होगा। तो रोपण कृषि थी, ठीक है बच्चों। कौन से क्षेत्र में होती है। उष्ण उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। और इसकी एक और विशेष बात है बच्चों कि यह तरंगित भागों में अच्छे अपवाह वाली मिट्टी में बोई जाती है, अर्थात ऐसे क्षेत्रों में बोई जाती है जहां पर पहाड़ियां हो, ठीक है बच्चों, पहाड़ियां हो और ऊपर से जल नीचे आए, अर्थात पानी लगातार रूप से बहता जाए, ठीक है, पानी स्थिर भी ना रहे उस जमीन में और लगातार रूप से जल मिलता रहे। तो उन क्षेत्रों में ये चाय की खेती की जाती है। भारत में कुछ क्षेत्र इस प्रकार के हैं जो इसके लिए अच्छे क्षेत्र माने जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं बच्चों, दक्षिणी चीन, भारत का कुछ हिस्सा और श्रीलंका, ये 3 ही मुख्य देश है जो दुनिया में चाय उत्पादक किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में अफ्रीका के कुछ देश भी चाय उत्पादन करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 देश ही चाय का उत्पादन करते हैं और निर्यात भी करते हैं। चूँकि भारत में भारी मात्रा में चाय का उत्पादन करने के साथ ही उसका उपयोग भी किया जाता है, इसलिए इसका निर्यात कम किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो विश्व में भारत का प्रमुख स्थान है चाय उत्पादन में, ठीक है। मैंने बताया आपको कि श्रीलंका, चीन और भारत, ये 3 ही देश है जो मुख्य रूप से चाय का उत्पादन करते हैं।
अब इनमें भी कहाँ है, असम में, सर्वाधिक रूप से असम में पैदा की जाती है। इसके अलावा दार्जिलिंग में, दक्षिण में बात करूँ तो नीलगिरी की पहाड़ियों में, वहाँ पर भी क्या है, चाय का उत्पादन किया जाता है। नीलगिरी इलायची की पहाड़ियों में भी उनके ढलानों पर खेती की जाती है। तो ये देखने वाली क्या बात है कि ढलानों पर खेती होती है, ठीक है बच्चों, और देखने में बड़ी सुंदर लगते हैं। कभी चाय के बागान में जाकर के देखना आप कि बहुत ही यहाँ पर सुंदरता के साथ में इनको बोया जाता है और इनको काटा जाता है। तो यहाँ पर देखने को मिला कि असम में सर्वाधिक मात्रा में हमें चाय उत्पन्न की जाती है। इसके पश्चात पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु, इसके पश्चात राज्य आते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कॉफ़ी, चाय के साथ में ही भारत में कॉफ़ी उत्पादन भी किया जाता है। यह भी उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। इसकी 3 प्रकार की किस्में होती है बच्चों, अरेबिका, रोबस्ता व लिबेरिका। और भारत में उच्च क्वालिटी की सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो है अरेबिका, इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है बच्चों। और भारत कॉफ़ी उत्पादन में भी प्रमुख स्थान रखता है, लगभग 6वां या 7वां स्थान इसका आता रहता है। हर साल बदलते रहने के कारण इसका 6वां, 7वां, 5वां इस प्रकार से स्थान आता जाता है। कहाँ होती है बच्चों, पश्चिमी घाट में इसकी कृषि की जाती है, अर्थात कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माने गए हैं। पश्चिमी घाट इन्हीं राज्यों में पाया जाता है। आइए देखते हैं इस मानचित्र के द्वारा कि कहाँ कहाँ इनका उत्पादन किया जाता है, चाय और कॉफ़ी का, ठीक है बच्चों। तो चाय और कॉफ़ी का यदि उत्पादन में देखो बच्चों तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ इन क्षेत्रों में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, यहाँ पर चाय का उत्पादन किया जा रहा है और इन क्षेत्रों में यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जा रहा है। तो चाय और कॉफ़ी भारत की इन क्षेत्रों में उत्पादित, यहाँ पश्चिमी घाट में कॉफ़ी, और ये यहाँ पर असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, यहाँ पर कैसी की जाती है, चाय की कृषि की जाती है। इसके अलावा श्रीलंका का कुछ क्षेत्र और दक्षिणी चीन यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी कुछ खेती की जाती है। कि भारत में कृषि विकास किस प्रकार से हुआ, अर्थात हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व, यहाँ पर पहली क्या बात है, स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति क्या थी। तो हम सब जानते हैं बच्चों कि अंग्रेजों के कालखंड में, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में भुखमरी ज़्यादा थी, खाद्यान्न संकट था, अनेक प्रकार की समस्याएं थी, कृषि विकास जैसी कोई बात थी नहीं यहाँ पर। और दूसरी प्रकार की चीज़ें देखें तो यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक फसलों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। क्यों दिया जाता था बच्चों, क्योंकि अंग्रेज लाभ कमाने के लिए हमारे यहाँ पर आए थे, तो उनको अपने केवल लाभ से मतलब था, इसके अलावा किसी और चीज़ों से उनको मतलब नहीं था। भारत की जनता से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं था। तो ये व्यापारिक फसलों का उन्होंने बढ़ावा दिया। अब व्यापारिक फसल यदि बढ़ेगी तो उस क्षेत्र में खाद्यान्न की फसलें कम हो जाएंगी, अन्न की जो फसलें थी वो कम हो जाएगी, और यदि खाद्यान्न की फसलें कम हो जाएगी तो उस क्षेत्र में भूखमरी में ज़्यादा फैल जाएगी, क्योंकि अन्न की उत्पादकता कम होने से भूखमरी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी एक प्रकार से स्वतंत्रता से पूर्व एक प्रमुख कारण था। इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया था, सिंचाई के साधन विकसित नहीं किए गए थे, ठीक है बच्चों, कृषि विकास से संबंधित कोई किसी प्रकार का काम नहीं किया गया था, और जो भी काम किया गया था वो अपने लाभ के लिए ही किया गया था। तो जनता के लिए या कृषकों के लिए किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया था स्वतंत्रता से पूर्व। लेकिन जैसे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई बच्चों, तो विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए। भारतीय सरकारों ने इस पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए। खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी को देखते हुए तात्कालिक उपाय इन्होंने किए। सबसे पहले जो समस्या थी वो ये थी सरकार के सामने कि तात्कालिक रूप से जो खाद्यान्न की समस्या है इसको किस प्रकार से दूर किया जाए, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने तात्कालिक समस्या को दूर करने के लिए 3 उपाय किए भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात। अब 3 उपाय कौन कौन से हैं? पहला उपाय था बच्चों व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाना। हमने देखा कि अंग्रेजों ने व्यापारिक फसलों को ज़्यादा बढ़ावा दिया था, लेकिन भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहला काम किया कि व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा देना, जिससे कि यहाँ भुखमरी और अन्न की कमी की जैसी समस्या थी उनको दूर किया जा सके, ठीक है बच्चों। दूसरा था कृषि गहनता को बढ़ावा देना। हमने पढ़ा था बच्चों कि कृषि गहनता क्या होती है। कृषि गहनता होती है सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल बोया गया क्षेत्र गुणा 100, अर्थात एक वर्ष में
एक वर्ष में किसी क्षेत्र से कितनी प्रकार की या कितनी फसलें प्राप्त कर रहे हैं, ये कृषि गहनता होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने इस बात को बढ़ावा दिया कि एक वर्ष में अधिकाधिक रूप से फसल प्राप्त करे, एक से अधिक फसल प्राप्त करे। हमने देखा कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, तो 3 प्रकार की फसलें क्यों नहीं उत्पन्न की जा सकती, और 3 नहीं, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो 2 प्रकार की फसलें क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हम। तो इस प्रकार की चीज़ों को सरकार ने बढ़ावा दिया, अर्थात कृषि गहनता को बढ़ावा देने का काम किया। तीसरा जो कार्य किया वो ये था कि कृषि योग्य जो बंजर और पड़ती भूमि थी, यहाँ पर देखने वाली बात है बच्चों कि हमने पढ़ा था कि ये जो बंजर भूमि थी वो तकनीक के माध्यम से कृषि योग्य बन सकती है, और पड़ती भूमि, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो बंजर और पड़ती भूमि थी उस पर भारत सरकार ने तकनीक और दूसरे प्रकार के कार्य किए जिससे कि वो कृषि योग्य बनी। जितनी क्षमता थी, जितनी हो सकती थी, उतने इन पर कार्य किए गए और कृषि योग्य उनको बनाया गया। ठीक है बच्चों, तो 3 प्रकार के कार्य तात्कालिक रूप से भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात किए। उसके पश्चात देखते हैं बच्चों हम कि 1950 के दशक में जब भारत सरकार ने ये कार्य किए तो 1950 के दशक के बाद में 2 कार्यक्रम उन्होंने चलाए, IADP और IAAP, अर्थात गहन कृषि जिला कार्यक्रम तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम थे और इन कार्यक्रमों के द्वारा कृषि क्षेत्र में विकास का एक खाका तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत गहन रूप से कृषि किस प्रकार से किए जाए उन कार्यक्रमों को भारत में चलाया गया। ठीक है बच्चों, तो ये प्रकार के कार्य किए। उसके पश्चात 1960 के दशक में देश में लगातार रूप से कई अकाल पड़े और अकाल पड़ने के कारण देश में खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया। अब खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया तो विदेशों से हमने खाद्यान्न मंगाए, आयात किए, और इसी दौरान इसी 60 के दशक के मध्य हमने देखा कि कुछ देशों में जैसे कि मैक्सिको में गेहूं, यहाँ देखने वाली बात है बच्चों, मैक्सिको में गेहूं और फिलीपींस में चावल, इन क्षेत्रों में गेहूं और चावल की किस्मों में, अर्थात उनको विभिन्न प्रकार के संकरण करवाए गए उनकी किस्मों में और उनकी एक उन्नत किस्म तैयार की। ठीक है बच्चों, तो उन्नत किस्म किस प्रकार से उन्होंने तैयार करी कि विभिन्न प्रकार की जो नस्लें हैं गेहूं, जैसे गेहूं की नस्लें हैं उनमें कुछ गुण किस प्रकार के, कुछ गुण इसमें अच्छे प्रकार के और इसमें कुछ, तो तीनों को मिला करके तीनों के जो अच्छे गुण हैं वो एक ही किस्म के बीज में ले लिए और उन बीजों को बोया गया और देखा गया कि क्या वास्तव में इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो देखा कि हाँ, वास्तव में ही इस प्रकार के संकरण के जो बीज थे, जो उन्नत किस्म के जो बीज उन्होंने बनाए इन देशों ने, उससे लगातार रूप से वहाँ पर एक क्रांति जैसी अवस्था हुई, अर्थात सकारात्मक रूप से भारी परिवर्तन वहाँ उत्पादकता में देखा गया। तो वो उस समय का दौर था, मैक्सिको में गेहूं और फिलीपींस में चावल के रूप में नई नई किस्मों का इजाद किया गया, जिससे वहाँ एक क्रांति जैसी उत्पादकता में देखी गई। तो ये चीज़ भारत भी लगातार रूप से बच्चों देख रहा था कि विदेशों में इस प्रकार से काम हो रहा है। तो 60 के दशक के अंत में लगभग 1967 के आसपास भारत ने भी क्या किया बच्चों, एम स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति का एक आगाज कर दिया, अर्थात विभिन्न प्रकार के कार्य इस प्रकार के किए कि जिससे कि खाद्यान्न संकट दूर हो सके। ठीक है बच्चों, तो हरित क्रांति में ऐसे क्या क्या कार्य किए गए। हरित क्रांति में इसमें उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र, कृषि आधारित जो उद्योग है उनमें निवेश किया गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्षेत्रों में निवेश किया गया जो कृषि का विकास कर सके। यहाँ पर देखने वाली बात है बच्चों कि इसमें विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र देखे गए जो सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्र हो। भारत ने क्या किया, सिंचाई सुविधा वाले जो क्षेत्र है उन पर ही कृषि हरित क्रांति स्टार्ट की शुरुआती दौर में। हालांकि उसके बाद देखें तो 80 के दशक में, 90 के दशक में दूसरे प्रकार के जो शुष्क क्षेत्र थे, ठीक है बच्चों, या आर्द्र क्षेत्र थे, वहाँ पर भी हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, तृतीय हरित क्रांति के दौर में कार्य किया। लेकिन यहाँ पर शुरुआती दौर में हमने देखा कि सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में ही कार्य किया और इससे गेहूँ, विशेष रूप से बच्चों गेहूँ, चावल जैसे खाद्यान्नों में बहुत ही भारी रूप से परिवर्तन देखा गया। भारत इसमें जहां पहले भारत आयात करता था इन चीज़ों को, वहीं इनमें आत्मनिर्भर हो गया और उसके पश्चात तो वो इन खाद्यान्नों को निर्यात भी करने वाली कंडीशन में आ गया। अर्थात हरित क्रांति ने भारत में इन
गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों में भारी परिवर्तन किया। इसके अलावा दूसरे जो क्षेत्र है जैसे कि तिलहन है या दलहन है, ठीक है बच्चों, उनमें भी हरित क्रांति के प्रभाव देखे गए, लेकिन मुख्य रूप से प्रभाव जो देखे वो गेहूं में और चावल में ही देखा गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखें तो 1988 में क्या हुआ कि कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया गया। ठीक है बच्चों, ये योजना आयोग ने किया था और इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों को एक नियोजित किया गया जिसे कृषि जलवायु क्षेत्र बोला गया और उनका विकास एक क्षेत्र के रूप में किया गया। ठीक है बच्चों, कि यह जो क्षेत्र है वो इस प्रकार से एक कृषि जलवायु क्षेत्र होगा और इसका विकास अलग तरीके से किया जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र बनाए गए, उनका अलग अलग प्रकार से विकास किया गया। ठीक है बच्चों, तो ये 1988 में हुआ। इससे क्या हुआ, कृषि में, पशुपालन में और जल कृषि के विकास में बल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के कार्य 1988 में किए गए। उसके पश्चात देखें तो 1990 के दशक में बच्चों उदारीकरण का दौर आया। ठीक है, उदारीकरण के अंतर्गत हम लिबरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अर्थात एलपीजी जो जैसी अवस्था आई, उस दौरान हमने उदारीकरण नीति को अपनाया और उन्मुक्त बाजार जो अर्थव्यवस्था थी अर्थात खुले बाजार की जो व्यवस्था थी उसको हमने अपनाया और उसके तहत कृषि निवेश, विदेशों से कृषि निवेश आया, कृषि विकास की जो अवधारणा थी वो विकसित हो पाई और भारतीय जो कृषि विकास को एक प्रबल बल मिला। ठीक है बच्चों, तो 1990 के दशक के बाद में जी उदारीकरण का दौर आया। इस उदारीकरण के दौर ने भी भारतीय कृषि को विकास की ओर अग्रसर किया। तो ये हमने देखा कि इस प्रकार से भारतीय कृषि का किस प्रकार से विकास हुआ। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं कि भारतीय कृषि की समस्याएं क्या क्या है। हमने ये भी देखे कि भारतीय कृषि का विकास क्या हुआ, लेकिन अब हम देखना चाह रहे हैं कि भारतीय कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है बच्चों, तो पहली जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारतीय कृषि अनियमित मानसून पर निर्भर होती है। जो भारत में जो वर्षा होती है वो मानसून के द्वारा होती है बच्चों, और मानसून जो होता है बच्चों वो अनियमित होता है। ठीक है, अनिश्चित और अनियमित जो मानसून है वो उससे कृषि पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। अब वो किस प्रकार का है, देखो बच्चों कि जो मानसून है किन्हीं साल ठीक आता है, किन्हीं साल कम आता है और किन्हीं साल अकाल जैसी कंडीशन हो जाती है। कभी बाढ़ जैसी अवस्थाएं भी देखी गई है। पिछले कुछ साल पहले राजस्थान और दूसरे राज्यों में जो कि शुष्क क्षेत्र माने जाते हैं, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में, वहाँ पर बाढ़ जैसी चीज़ें भी हमने देखी। तो ये जलवायु परिवर्तन की जो अवस्थाएं हैं वो भी मानसून को प्रभावित करती है और मानसून जो अनियमित जो मानसून है वो कृषि को प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, अब चूंकि कृषि को प्रभावित करता है और सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पर किस प्रकार की है, कम है। 1/3 क्षेत्रों में ही सिंचाई की व्यवस्था हो पाती है और वो भी तब बच्चों जब मानसून ठीक हो, उसके बाद सिंचाई की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर अनियमित मानसून की निर्भरता भारतीय कृषि की सबसे ज़्यादा समस्या वाली समस्या है। ठीक है बच्चों, दूसरा है निम्न उत्पादकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखूं तो मैं ये बताना चाहता हूं बच्चों कि विभिन्न प्रकार की जो फसलें हमने देखी, इन फसलों की जो उत्पादकता है वो भारत में कम पाई जाती है। ठीक है, अब उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दूसरे जो देशों से उनकी तुलना में हमारे यहाँ की उत्पादकता है, उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टेयर जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में इतना ही क्षेत्र विदेशों में, किन्हीं देशों में, और इतना ही क्षेत्र भारत में। तो यहाँ उत्पादन कम होगा और विदेश कुछ देशों में उत्पादन ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार की जो उत्पादकता है वो भारत में कम पाई जाती है विभिन्न कारणों से। तो यह भी एक समस्या है। विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में मोटे अनाज, दालें, तिलहन की खेती जाती है, यहाँ इसकी उत्पादकता कम है। क्यों कम है बच्चों? क्योंकि वर्षा कम होती है, जल की उपलब्धता कम होती है, सिंचाई की व्यवस्था कम है, इस वजह से इनमें निम्न उत्पादकता भी पाई जाती है बच्चों। इसके बाद देखूँ मैं बच्चों, तीसरा जो समस्या है वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता। अब हम सब जानते हैं कि हरित क्रांति के बाद आधुनिक कृषि होने लग गई और आधुनिक कृषि में लागत ज़्यादा आने लग गई। विभिन्न प्रकार के उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, HYV बीज, नए जो प्रकार के जो बीज पाए जाते हैं, कीटनाशक, सिंचाई के दूसरे प्रकार के साधन, ट्रैक्टर, इस प्रकार के नए नए जो संसाधनों की आवश्यकता होगी बच्चों, तो उसमें धन की आवश्यकता भी
होती है। अब भारतीय जो किसान है इतना पैसे वाला, इतना धनी नहीं है बच्चों। विशेष रूप से जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। तो वो क्या होता है कि वो जो लागत ज़्यादा आती है इस कारण से वो कर्जा ले लेते हैं, और कर्जा जब ले लेते हैं तो उस कर्ज के जाल में ही फंस करके रह जाते हैं। और कई बार तो यह समस्या देखी गई है, विशेष रूप से महाराष्ट्र और दूसरे प्रकार के राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में वो आत्महत्या करने के लिए भी कर लेते हैं बच्चों। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी किसानों को या भारतीय कृषि को समस्या में ले जाती है। अगला कारण है बच्चों भूमि सुधारों की कमी। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थे जो काल था, और उससे पहले भी भूमि सुधार भारी मात्रा में हुए थे, लेकिन उसके पश्चात और उससे पहले राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण और दूसरे प्रकार के विभिन्न कार्यों के कारण भूमि सुधार नहीं हो पाए। जमींदारी प्रथा था, उनको उन्मूलन भी किया गया, उनका भूमि सुधार कार्यक्रम भी चलाए गए, लेकिन बच्चों ये पूरी तरीके से नहीं हुआ, और यदि किन्हीं राज्यों में हुआ भी वो उनमें दोबारा से नहीं हो पाया। अब भूमि सुधारों में क्या है बच्चों कि यदि मान लो एक पिता के पास में 5 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है बच्चों, माना कि एक पिता के पास 5 हेक्टेयर ज़मीन है, उसके 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चे हैं तो दोनों के पास में 2.5 हेक्टेयर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब 2.5 हेक्टेयर हो गई, इसके 4 बच्चे हैं, ठीक है बच्चों, इसके 3 बच्चे हैं, तो इन सब में लगातार रूप से कमी आती जाएगी। जो ये ज़मीन है इनमें कमी आती जाएगी, और कमी आने के कारण ये अलग अलग भूजोतों में भी बट सकते हैं। किसी की ज़मीन यहाँ पर है, किसी की ज़मीन यहाँ पर है, किसी की ज़मीन यहाँ पर, तो अलग अलग क्षेत्र में यदि ज़मीन अलग अलग भूजोत होने के कारण भी वो कृषि में समस्या पैदा करती है। इस प्रकार से भूमि सुधारों में जो कमी थी वो भी देखने को मिली है बच्चों, ये भी एक प्रकार की समस्या है। इसके बाद में देखो बच्चों तो छोटे जो खेत है, वो विखंडित जो खेत है वो भी एक बड़ी समस्या है। भारत में सीमांत में छोटे किसान अधिक है, 60% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूजोत है। यहाँ पर देखने वाली क्या बात है बच्चों, 60% किसान छोटे किसान हैं, ठीक है बच्चों। तो इन छोटे किसानों के पास विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है, आर्थिक समस्याएं, ठीक है बच्चों, सामाजिक समस्याएं, जो उनके संसाधनों की इनकी कमी होती है, तो विभिन्न प्रकार की इनको समस्या देखनी पड़ती है छोटे किसानों को। इसके बाद में देखो बच्चों अगला कारण है वाणिज्यीकरण का अभाव। जो यहाँ पर भारतीय जो किसान हैं या भारतीय जो कृषि है, वाणिज्यीकरण का अभाव देखा गया है बच्चों। यहाँ प्रोफेशनलिज्म की कमी है, अर्थात एग्रीकल्चर को या कृषि को एक प्रोफेशन के रूप में ना लेकर के एक वैसे ही चलो ठीक है कार्य कर लेते हैं, घर पे बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है तो चलो खेती कर लेते हैं, इस प्रकार की एक सोच विकसित हो गई है भारतीय लोगों में कि यदि कोई काम नहीं करेगा तो चलो खेती ही कर लेते हैं। अर्थात यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म और या फिर यूँ कहें एक प्रकार का वाणिज्यीकरण कि हमें नहीं खेती करनी है, इससे आर्थिक ज़्यादा लाभ प्राप्त करने हैं, इस प्रकार की जो सोच है वो भारतीय किसानों में विकसित अभी तक नहीं हो पाई। हालांकि धीरे धीरे इसमें विकास होता जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो वाणिज्यीकरण का अभाव भारतीय किसानों में देखा गया है, और कुछ क्षेत्रों में तो ये भी देखा गया है बच्चों कि कुछ किन्हीं छोटे जो भूजोत है उन पर केवल अपने लिए ही पैदावार कर लेते हैं और व्यापारिक रूप से उन पर कार्य नहीं किए जाते हैं। अगली बात है बच्चों व्यापक अल्प बेरोजगारी। ये भी एक नई प्रकार की समस्या है कि यदि जो खेती है वो साल भर 12 महीने में लगभग 8-9 महीने तक ही कार्य होता है, वो भी डेली का कार्य नहीं होता, हमने देखने को मिलता है प्रतिदिन का कार्य नहीं होता। बाकी समय में जो किसान होता है बच्चों वो क्या होता है, बेरोजगार होता है, तो उस समय उसके लिए कार्य करने के लिए कोई विशेष काम नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्या भी भारतीय किसानों में देखी गई है कि व्यापक अल्प बेरोजगारी, तो बड़ी मात्रा में जो बेरोजगारी है वो भी यहाँ पर देखी गई है। इसके अलावा यदि एक परिवार में, हमने पहले भी पढ़ा था, यदि 5 सदस्य है और पांचों की पांचों सदस्य यदि कृषि में कार्य कर रहे हैं और वहाँ जरूरत मान लो 3 लोगों की है उस क्षेत्र में और 2 लोग भी उसमें कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रकार की बेरोजगारी भी वहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बेरोजगारी या अल्प रोजगारी जिसे हम कह सकते हैं वो भी एक नई प्रकार की समस्या है। और लास्ट है बच्चों 8वां कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। ये भी भारतीय कृषि में एक नई प्रकार की समस्या है कि जैसे कि अति सिंचित जो क्षेत्र है या जलाक्रांतता वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर
हमने देखा कि लवणता, क्षारीयता, इस प्रकार की समस्याएं, भू अपर्दन, ठीक है, मृदा का अपर्दन, इस प्रकार की समस्याएं भी यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे कि यहाँ पर जो मृदा की उर्वरता में है जो कमी हो जाती है और उससे कृषि का विकास नहीं हो पाता। कृषि के जो प्राप्त उत्पाद है बच्चों वो कम प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो हमने समस्याएं हैं वो यहाँ पर देखी भारतीय कृषि की। तो इस प्रकार से बच्चों हमने पढ़ा कि भू संसाधन क्या होते हैं और उससे कृषि किस प्रकार से संबंधित होती है। विभिन्न प्रकार की फसलें पढ़ी, भारतीय जो कृषि है उसका किस प्रकार से विकास हुआ, उसकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी।